Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. अब हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं ट्रांसजेंडर मेन, वैसे ही एस्ट्रोजन यूज़ करती हैं ट्रांसजेंडर विमेन। एस्ट्रोजन का नाम है 17 बीटा एस्ट्राडायोल और इसको भी देने के काफ़ी रूट्स हैं, जैसे कि आप इसको ओरली दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल दे सकते हैं। एक चीज़ मैं अभी ही बता दूं कि एथेनाइल एस्ट्राडियोल हम ना दें, क्योंकि इससे माना गया है कि डीवीटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी ट्रीटमेंट में ना कि हम एस्ट्रोजन देते हैं, बट एंटी एंड्रोजेंस जैसे कि स्पाइरोलैक्टोन, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये भी साथ में दे सकते हैं, जिससे कि हमें एस्ट्रोजन की जो डोजेज है वो शायद थोड़ी कम देनी पड़े। जिस तरह से हम टेस्टोस्टेरोन को मॉनिटर कर रहे थे, उसी प्रकार हम एस्ट्रोजन को भी मॉनिटर करते हैं सीरम एस्ट्राडियोल से, और इसके भी लेवल्स हम मेंटेन करना चाहते हैं मिड साइकिल पे, जो कि नॉन ट्रांसजेंडर वुमेन में होते हैं या फिर सिस जेंडर वुमेन में, उसी लेवल पे हम कोशिश करते हैं रखने का। और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को भी आप मेजर करें और कोशिश करें कि आपका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है वो 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो ये माना गया है कि, और जाना भी गया है कि एस्ट्रोजन से थ्रोम्बोसिस या फिर डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है। अब स्टडीज़ तो इस पर हुई हैं काफ़ी सारी, लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा था कि एस्ट्रोजन के कई अलग प्रकार के फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे कि ओरल, ट्रांसडर्मल, इंजेक्टेबल। तो इन स्टडीज़ ने वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस को देखा और पाया कि शायद कभी रिस्क बढ़ रहा है, शायद नहीं बढ़ रहा, और इससे हमें लगा कि ये स्टडीज़ यूनिफॉर्म नहीं थी, इसलिए हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि एक्चुअली में रिस्क कितना है। ये बात भी देखी गई है कि ओरल एस्ट्रोजन, एथेनाइल एस्ट्राडियोल, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, उससे रिस्क डीवीटी का सबसे ज़्यादा है, और ट्रांसडर्मल का जो रिस्क है वो सबसे कम। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो उनमें भी एस्ट्रोजन होता है, लेकिन जो उनका रिस्क होता है डीवीटी का वो सिर्फ पहले के 6 या 12 महीने तक रहता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन थेरेपी हम ट्रांसजेंडर विमेन में यूज़ करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए, उसका जो थ्रोम्बोटिक रिस्क है वो हमेशा ही रहता है, ना कि सिर्फ पहले 12 महीने तक। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या फिर आपका BMI मोर देन 30 है, तो इसका रिस्क जो है और भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अभी हमने इतनी स्टडीज़ नहीं कि ये कहने के लिए कि आप अगर एस्ट्रोजन पर हैं तो आप पहले ही थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस ले लें। इस पे स्टडीज़ होनी अभी बाकी हैं, लेकिन आज तक तो इसकी कोई गाइडलाइन या रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम बात करें इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया की, जैसे कि फैक्टर 5 लीडन, तो ज़रूर ही इससे भी रिस्क आपका डीवीटी का बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन है तो 15 to 35 फोल्ड तक ये रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि ये रिस्क एब्सोल्यूट जो है वो काफ़ी कम है, हम ये नहीं रेकमेंड करते कि आप अपने सारे पेशेंट्स जिनको आप एस्ट्रोजन दे रहे हैं उनको हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया के लिए टेस्ट करें। लेकिन ये भी मैं ज़रूर बोल दूं कि अगर उनको कोई फैमिली हिस्ट्री है एक ऐसे थ्रोम्बोफिलिया की जो उनको भी हो सकता है, तब ज़रूर आप चेक कर सकते हैं। ना कि ही डीवीटी बट आर्टीरियल क्लॉट्स का भी रिस्क एस्ट्रोजन से बढ़ सकता है। काफ़ी बड़ी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं एम्स्टर्डम में, जहाँ पे देखा गया कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक अगर सिस जेंडर विमेन से कंपेयर किया जाए तो ट्रांसजेंडर विमेन में दुगना है। और जैसे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो ऑलरेडी हम जानते हैं स्ट्रोक के हैं या हार्ट अटैक के, जैसे कि स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर या फिर तनाव ज़िंदगी में ज़्यादा होना, ये सारे रिस्क जो हैं आपके आर्टीरियल क्लॉट्स के भी रिस्क को बढ़ा देते हैं।
अब मान लीजिए कि आपका एक ट्रांसजेंडर वुमेन पेशेंट है और उसको थ्रोम्बोसिस हो गया। अब क्या ये फिर से हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, लेकिन स्टडीज़ ने देखा है कि अगर आप एस्ट्रोजन को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दें तो ये रिस्क बहुत ही कम होता है। 1 आउट ऑफ 100 पेशेंट ईयर्स में रेकरेंस होता है इस रिस्क का। लेकिन अगर आप एस्ट्रोजन नहीं बंद कर सकते और आप कंटिन्यू करें एस्ट्रोजन, तो एक स्टडी ने ये भी देखा था कि एक पेशेंट्स जिनको थ्रोम्बोसिस हो चुका है, उनको या तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दें या हम प्लेसिबो दें। और ये ट्रायल एक्चुअली जल्दी बंद हो गया था क्योंकि जो क्लॉट का रिस्क था वो 8.5% पर ईयर था उन पेशेंट्स में जिनको एस्ट्रोजन दिया गया और सिर्फ 1% जिनको प्लेसिबो दिया गया। अब मान लीजिए कि आप जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के लिए भेज रहे हैं अपने ट्रांसजेंडर वुमेन पेशेंट को, और एस्ट्रोजन थेरेपी पे पेशेंट आपका है ऑलरेडी, तो हम जानते हैं कि सर्जरी से जो थ्रोम्बोसिस या फिर डीवीटी का रिस्क रहता है वो बढ़ सकता है। लेकिन कुछ स्टडीज़ की गई हैं इन पेशेंट्स में और हमने देखा है कि जो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस है वो कम है, अराउंड 1% मान लीजिए। अब हमने ये भी देखा कि एस्ट्रोजन को हम सर्जरी से कुछ देर पहले ही बंद कर दें ताकि हम ये रिस्क और भी कम कर सकें। हमने सोचा 4 से 6 हफ्ते शायद इस ट्रीटमेंट को बंद कर दें ताकि हमारे पेशेंट्स का डीवीटी का रिस्क और भी कम हो जाए। लेकिन जो एस्ट्रोजन है हमारे शरीर में बहुत देर तक रहता है। सिर्फ 6 हफ्ते बंद करने से ये रिस्क हम इतना ज़्यादा कम नहीं कर सकते। और ऊपर से हमने ये भी देखा कि अगर हमने एस्ट्रोजन थेरेपी बंद कर दी तो हमारे पेशेंट्स को विड्रॉल सिम्टम्स होने लग गए, जैसे कि उनको डिप्रेशन होने लग गया, एंग्जाइटी, डिस्फोरिया, ये सिम्टम्स और भी बढ़ने लग गए। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि जेंडर अफर्मिंग सर्जरी से पहले और दौरान आप एस्ट्रोजन को यूज़ करें, लेकिन साथ ही साथ आप थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस भी दें अपने पेशेंट्स को। तो देखा जाए तो मैं ये कुछ रेकमेंड करना चाहूँगी डीवीटी का रिस्क कम करने के लिए या फिर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का रिस्क कम करने के लिए इन पेशेंट्स में। पहले तो आप अपने ट्रांसजेंडर वुमेन पेशेंट से पहले बात कीजिए कि ये डीवीटी का रिस्क है इस ट्रीटमेंट से, किस ट्रीटमेंट से ज़्यादा है और किस ट्रीटमेंट से कम है, ताकि पेशेंट्स भी आपके डिसीजन मेकिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। उनसे ये भी फैमिली हिस्ट्री पूछिए। अगर उनको इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया की फैमिली हिस्ट्री है तो हम, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, हम उनको टेस्ट कर सकते हैं जस्ट टू बी श्योर। और अगर टेस्ट नहीं करना चाहते तो ये ज़रूर सोचें कि ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन, जिससे कि थ्रोम्बोसिस का रिस्क सबसे कम है, हम इन पेशेंट को उस ट्रीटमेंट पर ही डालें। अब पेशेंट को अगर डीवीटी हो गया है तो आप गौर करें कि क्या वो अभी एंटीकोएगुलेशन पर हैं, और अगर वो एंटीकोएगुलेशन पर हैं तो उनको आप कोई भी एस्ट्रोजन प्रोडक्ट ज़रूर दें, चाहे वो ओरल हो, इंजेक्टेबल या ट्रांसडर्मल। इनका रिस्क रेकरेंस का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इनको एंटीकोएगुलेशन पे भी मेंटेन करके रखें। लेकिन अगर आपका एक ऐसा पेशेंट है जिसको डीवीटी हो रखा है लेकिन वो फ़िलहाल एंटीकोएगुलेशन पर नहीं है, तब आप उन पेशेंट्स को सिर्फ ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन दें, और बाकी एस्ट्रोजन से इनका रिस्क फिर से डीवीटी होने का बढ़ सकता है। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का रिस्क कम करने के लिए आप अपने पेशेंट्स को काउंसिल करें कि वो स्मोकिंग करना बंद करें, अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं और अपने कोलेस्ट्रॉल को भी चेक पर रखें। Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelexis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.